बच्चों, आज हम आप लोगों को भूगोल विषय में स्थानीय समय एवं मानक समय पाठ से संबंधित हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को आज के वीडियो में ग्लोब पर दर्शाए गए काल्पनिक रेखा पर चर्चाएं की जाएगी। रिकाल अर्थात आपको पीछे से जोड़ा जाएगा। दिन के विभाजन, पृथ्वी का परिभ्रमण, स्थानीय मान तथा ध्रुवों पर काल मापन के संबंध में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं, यह ग्लोब है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक सदस्य है। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है, सौरमंडल अर्थात सूर्य परिवार, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसे हम ग्लोब कहते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। साथ में बच्चों आपको दिशा ज्ञान की जानकारी भी दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर उत्तर अर्थात ऊ शब्द से है उत्तर, एक ट्रिक की बात है। ऊपर यानी उत्तर, अपोजिट में दक्षिण होता है। प पू हम याद करके रखेंगे। प पू यानी हम बाएं तरफ से पेज के बाएं तरफ से शुरू करते हैं लिखना, अर्थात बाएं मार्जिन से लिखते हैं तो प पू अर्थात पश्चिम पूर्व। तो यह हमारे दिशा का ज्ञान का है। आप कभी भी दिशा में कंफ्यूज करते हैं तो जानकारी उत्तर गलत होते हैं। तो उत्तर ऊपर होता है, ऊ से ऊपर अर्थात उत्तर, नीचे दक्षिण, प पू पश्चिम और पूर्व। तो यह आपको बच्चों दिशा की भी जानकारी हो गई। आगे हम चलते हैं। हम जानते हैं बच्चों कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह से अपने ध्रुव के चारों तरफ, अक्ष के चारों तरफ वह घूमती रहती है। जैसा कि हम देख रहे हैं बच्चों, लट्टू में जो राड है वह एक अक्ष है। ऐसे ही पृथ्वी जो घूम रही है, यह हम देख रहे हैं, यह अक्ष बता रहा है। एक बार मैं आपको और दिखा दे रहा हूं, इसको आप देखिए कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ, अर्थात वह एक काल्पनिक अक्ष है जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती रहती है। आगे हम अब देखते हैं बच्चों कि इस पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं। अध्ययन के आधार पर पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं, जो आपको स्क्रीन पर बच्चों दिखाई दे रहा है। पृथ्वी गोल होती है, अर्थात वह एक गोल ग्लोब है। उस पर हम देख रहे हैं एक ऊपर नीचे, दूसरा पैरेलल अर्थात समांतर, दो तरह से रेखाएं बनाई गई हैं। इन रेखाओं के विषय में हम आगे जानकारी करेंगे। आपको ऊपर बच्चों वह एक एरो के द्वारा पृथ्वी के परिभ्रमण का दिशा बताया गया है। हम देख रहे हैं, जैसा कि हमने आपको दिशा में बताया, कि पश्चिम से पूर्व की तरफ एरो बनाया गया है, अर्थात यह पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक आप देख रहे हैं बच्चों, वही चीजें अब हम आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी पर दर्शाए गए जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उन्हें हम देख रहे हैं। सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव, विषुवत रेखा, अक्षांश, देशांतर रेखा, अर्थात ये जो हम देख रहे हैं ग्लोब में हम देख रहे हैं, अर्थात यह जो है पृथ्वी पर दर्शाए गए कुछ रेखाएं हैं जो काल्पनिक रेखाएं हैं, इनकी जानकारी है। आगे हम इन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, आपके दाहिने तरफ पृथ्वी का आकार दर्शाया गया है, अर्थात ग्लोब के रूप में। हम देख रहे हैं एक
लाल रेखा राउंड में, अर्थात जिसे हम पृथ्वी को दो समान भागों में बांट रही है, अर्थात हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ, अर्थात उस लाल रेखा के ठीक ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, और वह जो लाल वृत्त बना हुआ है उसके ठीक नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अर्थात बच्चों, यह जो लाल वृत्त बना हुआ है यह जो है पृथ्वी को दो समान भागों में बांटता है, अर्थात अर्धवृत्त में बांटता है। ऊपर के उत्तर की तरफ के भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे की तरफ को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इसका नाम है, यह जो लाल पृथ्वी को दो समान भागों में यह जो रेखा आपको देख रहे हैं जो वृत्ताकार दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं भूमध्य। अर्थात भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच से, अर्थात पृथ्वी के बीचों बीच होता है, दो समान भागों में बांटता है, अर्थात इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसका नाम है विषुवत रेखा। आपके बाएं तरफ बच्चों मानचित्र में दिखाया गया है, वहां हम देखते हैं विषुवत रेखा क्या होती है। यह एक काल्पनिक रेखा होती है, जैसा कि हमने बताया कि पृथ्वी पर जितनी रेखाएं हैं सब काल्पनिक हैं, उनकी हम केवल कल्पना करते हैं। और शून्य अक्षांश रेखा विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा कहलाती है। बच्चों आगे हम अक्षांश रेखा की भी जानकारी देंगे, लेकिन आप केवल यहाँ यह ध्यान रखिए कि शून्य अक्षांश रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 14 देशों के स्थल या जल से होकर के गुजरती है, जैसा कि आप बच्चों मैप में देख रहे हैं मानचित्र में। इस विषुवत रेखा पर दिनमान के साथ साथ मौसम भी समान होते हैं। इसी कारण इस भूमध्य रेखा का अर्थात इस शून्य अक्षांश रेखा का नाम विषुवत रेखा भी है। तो यह जानकारी बच्चों उस रेखा के विषय में हमने दिया जो पृथ्वी को दो अर्धगोलाकार भागों में अर्थात 20 अर्धगोलाकार भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आगे हम चलते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं यहां हम आपके बाएं तरफ जो चित्र देख रहे हैं, यहां इक्वेटर अर्थात जिसे हम हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, हम देख रहे हैं बच्चों वहां शून्य अंश लिखा गया है। और यह जो लाइन दिखाई गई है ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं, उत्तर नॉर्थ पोल की तरफ चल रहे हैं, फिर वह वृत्ताकार लाइन हम देख रहे हैं साउथ पोल की तरफ चल रहे हैं। यह जो रेखा दिखाई गई है यह रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो बच्चों आपको चित्र से स्पष्ट हो गया होगा कि जैसा कि इसके पहले आपको बताया गया था कि वह जो लाल रंग की जो वृत्ताकार रेखा थी जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती थी, वह शून्य अक्षांश रेखा है जिसका नाम है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और नीचे आप देख रहे हैं बच्चों यह बताया भी गया है कि दो अक्षांश, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर के होती है। तो यह आप जानकारी आपको दी जा रही है। और हम देख रहे हैं बच्चों कि शून्य से जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 अर्थात 90, तो यहां हम देख रहे हैं 90 अंश नाम किसका है, जो नॉर्थ पोल पर एक डॉट लाइन दिखाई गई, अर्थात नॉर्थ पोल का मान क्या है 90 अंश उसको माना गया है। ठीक वैसे ही बच्चों नीचे जो हम दक्षिणी पोल पर जाएंगे तो विषुवत रेखा अर्थात शून्य अक्षांश रेखा से जैसे से हम दक्षिण की तरफ चलेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 अर्थात दक्षिणी ध्रुव को हम 90 अंश देशांतर कहते हैं। आगे हम इस अक्षांश रेखा की जानकारी बच्चों आपको बता रहे हैं कि यह अक्षांश रेखा काल्पनिक रेखाएं होती हैं। 1 डिग्री अंश डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 90 अर्थात शून्य से उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव की तरफ 90, फिर दक्षिणी ध्रुव तक शून्य से 90 और
शून्य अक्षांश अर्थात सब मिलाकर के 181 होते हैं। अक्षांश रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है, जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि वह एक दूसरे के समानांतर हैं। जैसे हम किसी फल का हम स्लैश काटते हैं, ठीक वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को 90 अंश अक्षांश माना जाता है, अर्थात उत्तरी तरफ 90 अंश उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी तरफ 90 अंश दक्षिणी ध्रुव माना जाता है। शून्य अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दो समान भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं तथा दक्षिण ओर की सभी रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती है, जैसा कि बच्चों आपको इसके पहले दिखाया गया था कि अक्षांश रेखा पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर गुजरती है। यह तो बच्चों आपका अक्षांश रेखा की जानकारी हो गई, जो एक दूसरे के समानांतर होती है, 181 की संख्या में होती है, अर्थात शून्य के अलावा 90 उत्तरी ध्रुव की तरफ, उत्तरी अक्षांश की तरफ और 90 दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, अर्थात दोनों गोलार्ध में मिलकर के 181 होते हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों, देख लीजिए। अब वही अक्षांश रेखाएं हैं जिनका नाम यहां हम कुछ विशेष नाम दिया गया है। हम देख रहे हैं बच्चों, जो 23.5 अंश अक्षांश अर्थात उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात विषुवत से उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जो कर्क राशि पर होती है। इधर हम भूमध्य के दक्षिणी गोलार्ध में हम देख रहे हैं बच्चों, जो 23.5 अंश पर है, इसे हम मकर रेखा कहते हैं। अर्थात हम देख रहे हैं बच्चों, तो हम यह कह सकते हैं कि भूमध्य अर्थात विषुवत रेखा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, यह भूमध्य रेखा से बराबर दूरी पर है, अर्थात भूमध्य रेखा से 23.5 अंश उत्तर की तरफ कर्क और भूमध्य रेखा से अर्थात विषुवत रेखा से 23.5 अंश दक्षिण की तरफ मकर रेखा, अर्थात भूमध्य और कर्क रेखा के बीच की दूरी और भूमध्य तथा मकर रेखा के बीच की दूरी आपस में समान होती है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, उसी अक्षांश रेखा की बात करते हैं। तो 5 विशेष अक्षांश रेखाओं की बार बार हमें नाम मिलता है भूगोल में। वह 5 विशेष अक्षांश रेखाएं क्या है? आर्कटिक रेखा अक्षांश रेखा, कर्क अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा। तो बच्चों, जिसमें विषुवत रेखा के, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, विषुवत रेखा के ठीक ऊपर कर्क रेखा आर्कटिक रेखा है। विषुवत रेखा के ठीक ऊपर का मतलब उत्तर की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ, और विषुवत रेखा के नीचे अर्थात दक्षिणी ध्रुव की तरफ मकर रेखा अंटार्कटिक रेखा है। तो इन हम रेखाओं को हमेशा बार बार यह नाम हमको आता है बच्चों, तो यह हमें स्पष्ट होना चाहिए कि आर्कटिक रेखा कहाँ है, कर्क रेखा कहाँ है, वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा ठीक बीच में है, जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है, 2 समान गोलार्ध में बांटता है। मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा, यह दोनों रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। अब हम उनकी देखते हैं बच्चों, बाएं तरफ हम देखते हैं तो कर्क रेखा और मकर रेखा विषुवत रेखा के से समान दूरी पर हैं, अर्थात 23.5 अंश उत्तर की तरफ कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिण की तरफ मकर रेखा। ठीक वैसे ही आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल भी विषुवत रेखा से समान दूरी पर है, अर्थात आर्कटिक सर्कल विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में स्थित 22.5 अंश पर होता है और अंटार्कटिक 62.5 अंश पर होता है, और अंटार्कटिक जो सर्कल होता है अर्थात अंटार्कटिक जो रेखा होती है वह विषुवत रेखा से 62.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में अर्थात दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। तो यह बच्चों 5 विशेष अक्षांश रेखाएं जो बार बार हमें भूगोल में सुनने को पढ़ने को मिलता है, उनकी जानकारी हो गई।
अब हम आगे चलते हैं बच्चों, आपको आगे की जानकारी देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम देख रहे हैं अब यह जो रेखाएं हैं, यह रेखाएं हम देख रहे हैं ध्रुव से ध्रुव को मिला है, अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ मिली हुई है बच्चों। इसमें हम देख रहे हैं जो उत्तरी ध्रुव है अर्थात नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक लाल रंग की आपको ऊपर से नीचे की जोड़ती हुई लाइन दिखाई दे रही है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं अर्थात ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इस यह देख रहे हैं बच्चों, यह शून्य देशांतर रेखा पर है, अर्थात जितनी यह नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो भी रेखाएं दिखाई दे रही हैं बच्चों, इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, यह हम मेरिडियन कहते हैं या देशांतर रेखा कहते हैं। हम देख रहे हैं बच्चों कि इसमें शून्य के पूरब की तरफ 10 अंश 20 अंश ऐसे ही 180 अंश तक, फिर हम देखते हैं पश्चिम की तरफ शून्य से जैसे हम बढ़ते हैं वैसे यहाँ 1 से लेकर के 180 अंश तक है। तो और दूसरी बातें हम बच्चों आप देख रहे हैं आपके बाएं तरफ जो चित्र एक दिखाई दे रहा है, इसमें हम देख रहे हैं शून्य अंश का जो देशांतर रेखा है वो और जो 180 अंश का देशांतर रेखा है वह एक दूसरे के ठीक अपोजिट में होता है और ये दोनों मिल करके एक सर्कल बनाता है। केवल यही दो शून्य देशांतर और 180 देशांतर रेखा ही केवल सर्कल बनाती हैं, बाकी सारी रेखाएं अर्धवृत्ताकार अर्थात ग्रिड सर्कल में होती हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों, हम इनकी जानकारी देते हैं आपको। बगल में बाएं तरफ की आकृति को देखते हुए आप देखिए कि यह जो देशांतर रेखा है वह उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है, अर्थात जैसा हमने बताया बच्चों शून्य देशांतर रेखा के पूर्व की तरफ 1 से लेकर के 189 पूर्वी देशांतर रेखाएं और पश्चिम की तरफ 1 से लेकर 189 पश्चिमी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो बच्चों 189 पूर्वी देशांतर, 189 पश्चिमी देशांतर प्लस शून्य प्राइम मेरिडियन जिसको हम शून्य देशांतर बोलते हैं और 180 जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि देशांतर रेखा बोलते हैं। तो यह दोनों मिलाकर के 2 ये हो गया, तो टोटल करने पर 360 अर्थात सब 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, जबकि बच्चों अक्षांश रेखाएं समान लंबाई की नहीं होती हैं। केवल 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह हमेशा समान होती है, लेकिन उनकी लंबाई समान नहीं होती है। यहाँ देशांतर रेखाओं में हम देख रहे हैं बच्चों सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। सभी देशों में एक देशांतर रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का प्रमाणिक समय मान लिया जाता है। यह बच्चों सबसे मुख्य चीज है, आगे आपको पढ़ने को भी मिलेगा कि एक देशांतर रेखा सभी देशों में एक देशांतर रेखा के स्थानीय समय को सारे देश अर्थात उस देश के जो सभी प्रमाणिक समय को मान लिया जाता है। भारत में 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी स्थान से गुजरती है। सूर्य देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यह इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रीनविच। तो शून्य देशांतर रेखा, आपको देशांतर रेखा की जानकारी हो गई। इसके पहले हम अक्षांश रेखा की जानकारी दिए। आगे हम बच्चों चलते हैं, हम देखते हैं कि देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम भी माना जाता है। ये जो देशांतर रेखा है इसको ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी माना जाता है। बच्चों शून्य देशांतर के पूर्व में स्थित सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम में स्थित सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। जैसा कि बच्चों अक्षांश में हमने पढ़ा कि उत्तर की तरफ सभी को उत्तरी अक्षांश,
दक्षिण की तरफ सबको दक्षिणी स्थान, ठीक वैसे ही यहाँ शून्य के पूर्व की तरफ सभी देशांतर रेखा पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिम की तरफ स्थित सभी को हम पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। 180 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा दिया गया है। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं 0 और 180, 0 को हम ग्रीनविच कहते हैं और 180 को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट में एक सर्कल बनाती हैं। अंतरराष्ट्रीय रेखा पार करने पर तिथि में एक दिन का अंतर आता है। जब पूर्व से पश्चिम जाते समय तिथि रेखा पार करने पर एक दिन का नुकसान होता है और जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो हमें एक दिन का फायदा होता है। ये बच्चों देशांतर रेखाओं की जानकारी हुई। आगे हम चलते हैं। अब दोनों रेखाओं को आप देख लीजिए बच्चों। अक्षांश रेखा किस तरह से है, देशांतर रेखा एक कल्पना आपको पुनः रिकॉल कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विषुवत रेखा के दक्षिणी तरफ दक्षिणी अक्षांश, ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव अर्थात उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही हम देख रहे हैं जो प्राइम मेरिडियन है उसके जो पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिम की तरफ स्थित सभी रेखाओं को हम पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। आगे हम बच्चों पुनः बढ़ते हैं। हम देखते हैं बच्चों एक जानकारी और भी आपको है कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण सूर्य का असमान ऊष्मा के वितरण के कारण तापमान के आधार पर जो पृथ्वी के क्षेत्र हैं उनको हम बच्चों 5 भागों में अर्थात यहाँ 3 भाग दिखाई दे रहा है अर्थात शीतकटिबंध, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंध अर्थात 3 नाम दिया गया है तापमान के आधार पर। बच्चों या आप लोगों को 7th में भी आप लोगों को पढ़ाया गया था। आज यहाँ भी आपको यह स्पष्ट होता है कि शीतकटिबंध क्या होता है। जो आर्कटिक सर्कल है वह घेरे को हम आर्कटिक सर्कल से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक के घेरे को हम शीतकटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा तथा आर्कटिक रेखा के बीच की को हम समशीतोष्ण कटिबंध, वैसे ही मकर रेखा तथा अटलांटिक सर्कल के बीच की दूरी को हम समशीतोष्ण कहते हैं और कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के पट्टे को हम उष्णकटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ यह सीधे विषुवत रेखा पर सूर्य का सीधे लंबवत प्रकाश पड़ता है, इसलिए उष्ण अर्थात तेज गर्मी है। कहीं कहीं ऐसा है जो एक भाग काफी समुद्र से होकर गुजरता है, वहां तापमान में भी थोड़ा सा उसके कारण भी थोड़ा कहीं कहीं उसका तापमान में प्रभाव पड़ता है। लेकिन बच्चों यह जो उष्णकटिबंध क्षेत्र है यह काफी गर्म क्षेत्र होता है। तो यह बच्चों आपको पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण सूर्य का असमान ऊष्मा वितरण के प्रभाव से जो पृथ्वी के भागों को जो बांटा गया है उसकी जानकारी हो गई। आगे हम बच्चों आपको दिखा रहे हैं कि यह आप देख रहे हैं यह उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने वाले यह रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। जो लाल रेखा है वह शून्य देशांतर रेखा है जिसे हम ग्रीनविच कहते हैं। हम देख रहे हैं यदि पृथ्वी को हम गोल मानते हैं बच्चों तो वह अपने एक अक्ष के चारों तरफ घूमती रहती है, जैसा कि आपको पहले भी दिखाया गया था, यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ जो है हम देखते हैं उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इन देशांतर रेखाओं में जो 0 अंश की देशांतर रेखा होती है उसके उत्तर की तरफ पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतर रेखा, पश्चिम की तरफ पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक उसके अपोजिट में जो देशांतर रेखा होती है वह 180 अंश अर्थात हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं जो एक सर्कल बनाती है। और ऐसे ही देख रहे हैं बच्चों कि प्राइम मेरिडियन अर्थात शून्य देशांतर से 1 से 189 और 1 से लेकर के 189 वेस्ट में ये देशांतर रेखाएं फैली होती हैं। आगे हम देख रहे हैं बच्चों यह पूर्व से पश्चिम की तरफ फैली हुई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है।
जो शून्य अक्षांश रेखा को हम इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा कहते हैं। ऐसे ही विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ सब 90 रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिसमें शून्य देख रहे हैं 1 से 89 ये रेखाएं होती हैं, और नॉर्थ और साउथ को हम 90 मानते हैं, अर्थात वह 90 होती है, अर्थात 90 और 90 और बीच का शून्य मिलाकर के 181 अक्षांश रेखाएं होते हैं। किसी भी स्थान की अक्षांश रेखा तथा देशांतर रेखा दोनों की जानकारी होना जरूरी है। तो यह बच्चों ग्लोब संबंधी जो है जानकारी हुई। अब आगे हम चलते हैं, आपको जानकारी देते हैं कि ऊपर जो दर्शाए गए रेखाओं की स्थिति को हम अंश, मिनट और सेकंड के रूप में दर्शाते हैं। बच्चों थोड़ा सा आपको जानकारी देना जरूरी है। देखिए इस तरह से लिखा गया है, जैसे 82 अंश 30 मिनट 22 सेकंड। यह बच्चों इसको हम कैसे वचन करते हैं, एक अंश में 60 मिनट होता है, एक मिनट उठाने के लिए है, यह मिनट सेकंड यहाँ समय नहीं, यहाँ जो रेखा की स्थिति की दूरी को स्पष्ट करता है। तो बच्चों यह ग्लोब में दर्शाई जाने वाली रेखाओं की जो हम सिंबल अर्थात संकेत उपयोग करते हैं उसकी जानकारी हो गई। आगे हम चलते हैं, तो मानचित्र में कैसे कर्क रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा हमें देखने को मिलता है। इतने सारे थैली थे ना, आपको ऊपर देख रहे हैं प्लास्टिक के अक्षांश रेखा के उत्तर तरफ कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के रोज मिलता है और रोज तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ मकर रेखा दिखाई दे रहा है। अरे कल लेके आया नेहरू कल आया। मानचित्र पर कैसे हम रेखाओं को कैसे हम दर्शाते हैं, आगे हम देखते हैं बच्चों। तो यह जो है मानचित्र पर आखिरी सर्कल को कैसे हम दर्शाते हैं वह हो गया, आपको इसके पहले स्पष्ट किया गया था। आगे हम चलते हैं बच्चों, तो आपको जानकारी देते हैं कि पृथ्वी पर दिनमान अर्थात रातमान की कालावधि निरंतर क्यों बदलती रहती है, इसकी जानकारी होगी। तो बच्चों पृथ्वी का अक्ष 23-23.5 अंश झुकने के कारण पृथ्वी का जो दिनमान और रातमान की कालावधि निरंतर बदलती रहती है। आगे हम अगला प्रश्न है, विश्व में मानचित्र पर एक अंश अंतर पे खींची गई देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। बच्चों पीछे से आप समझेंगे। तो हम यदि देखते हैं तो मानचित्र पर तो 361 होता है, जबकि वही हम आगे चलते हैं यदि हम ग्लोब पर देखते हैं तो 360 होता है, अर्थात उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं, जिनका ग्लोब पर 360 संख्या होती है और मानचित्र में वही 361 हो जाती है, क्योंकि 180 को हम 2 बार वहां काउंट करते हैं। आगे हम चलते हैं कि किसके परिणाम स्वरूप हमें सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देता है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ यह पृथ्वी जो घूमती रहती है, जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि यह पश्चिम दिशा से पूर्व तरफ घूमती है, तो हमें सूरज का पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हुए आभास होता है। बच्चों पृथ्वी का परिभ्रमण दिशा हमें क्या है, तो बच्चों आगे हम देखते हैं। तो पृथ्वी का परिभ्रमण दिशा हम देख रहे हैं बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है, अर्थात वह पूर्व से पश्चिम की तरफ, जैसा आप देख रहे हैं बच्चों, बाएं तरफ से दाहिने तरफ, अर्थात बाएं तरफ पश्चिम और दाहिने तरफ पूर्व लिखा हुआ है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। आगे हम चलते हैं, तो पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान पृथ्वी कितनी देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती है। तो यह बच्चों आपको अभी हमने बताया कि पृथ्वी का जो देशांतर रेखाएं हैं वह देखा जाए तो सूर्य के सामने से 360 देशांतर रेखाएं प्रतिदिन गुजरती हैं, क्योंकि देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। ये आपको चित्र से भी स्पष्ट होता होगा बच्चों। आगे है, किस देशांतर पर तिथि बदल जाती है। बच्चों अंतरराष्ट्रीय तिथि अभी हमने बताया कि अंतरराष्ट्रीय तिथि
जो 180 देशांतर रेखा पर को मानते हैं, इस अंतरराष्ट्रीय तिथि अर्थात इस रेखा पर तिथि बदल जाती है। आगे हम प्राचीन काल में कालमापन कैसे किया जाता रहा होगा, इसकी जानकारी है बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं, जल घड़ी है, जल भर करके उसको हम देखते हैं, काउंट करते हैं। फिर आगे बच्चों सनसेट क्लॉक है, सनसेट के आधार पर, छाया के आधार पर बालू को हम, बालू घड़ी है जिसमें बालू कितने समय में नीचे आता है उसकी जानकारी के आधार पर हम करते थे। आगे हम वर्तमान समय में काल मापन के लिए कौन से साधन का उपयोग किया जाता है, तो इसकी जानकारी बच्चों वर्तमान समय में साधन के लिए हम देख रहे हैं तो घड़ी और कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। ये तो बच्चों आपका प्रस्तावना हुआ। आगे हम चलते हैं हमारे दिन भर के जो गतिविधियां हैं बच्चों। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हम सुबह जल्दी उठ करके दांत मांजते हैं, स्नान करते हैं, नाश्ता कर विद्यालय जाते हैं। इसके बाद बच्चों हम कक्षा में पहुंचने के बाद कक्षा में अध्ययन करते हैं, फिर घर वापसी होते हैं और मैदान में खेलते हैं। इसके बाद हम रात को भोजन करते हैं, फिर हम दांत को मांजते हैं और फिर सो जाते हैं। तो बच्चों यह हमारे दिन भर की ऐसी गतिविधियां हैं और प्रत्येक गतिविधि का समय तय करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम आपको बता रहे हैं कि हम दिन का विभाजन कैसे करते हैं। तो दिन के विभाजन के लिए बच्चों हम देख रहे हैं सूर्यास्त से लेकर के, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, अर्थात इसे हम दिनमान कहते हैं, दिन कहते हैं, अर्थात सूर्य उगने से लेकर के सूर्यास्त तक। आगे हम चलते हैं अर्थात रात्रिमान क्या होता है। तो रात्रिमान में हम देखते हैं बच्चों, तो रात्रिमान के लिए हम देखते हैं तो सूर्योदय से, सूर्यास्त से सूर्योदय तक, सूर्यास्त से सूर्योदय तक का जो समय होता है उसे हम रात्रिमान कहते हैं। अर्थात आगे हम चलते हैं बच्चों, तो हम एक पूर्ण दिवस क्या होता है, अर्थात सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक की कालावधि को हम एक पूर्ण दिवस कहते हैं। जैसा कि बच्चों आपको स्पष्ट होता होगा चित्र से कि एक सूर्योदय से सूर्यास्त होता है, फिर सूर्यास्त से फिर दूसरा सूर्योदय, अर्थात जो ही शुरू होता है वहां तक के समय को हम एक पूर्ण दिवस कहते हैं। अर्थात यह चित्र हमको बता रहा है बच्चों, आपको यह थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं कि रात में हमें सूर्य क्यों नहीं दिखाई देता। अर्थात बच्चों चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरफ दिन होता है उधर तो सूर्य होता है, और रात की तरफ चूंकि वह सूर्य पृथ्वी, सूर्य हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता, इसलिए रात को हम सूर्य को नहीं देखते हैं। ये आपको यह भी स्पष्ट हो गया होगा बच्चों। आगे हम चलते हैं पृथ्वी के परिभ्रमण की बात। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण अर्थात 360 डिग्री घूमने पर 24 घंटे समय पृथ्वी लेती है। अर्थात एक चक्कर में पृथ्वी को एक दिन पूरा लगता है। तो पृथ्वी को अपने चारों ओर एक अंश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। जैसा कि बच्चों आपको स्पष्ट होगा, यहाँ हम देख रहे हैं 360 अंश घूमने में लगा समय 24 घंटे। तो एक घंटे में 360/24 बराबर 15 अंश। तो 15 अंश घूमने में एक घंटा अर्थात 60 मिनट। तो एक अंश घूमने में लगा समय 60 मिनट/15 अर्थात 4 मिनट। तो बच्चों एक अंश घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट समय लगता है। आगे बच्चों चित्र से आपको स्पष्ट होता होगा, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण हमें सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्यरात आदि का अनुभव होता है। जैसा कि चित्र बता रहा है बच्चों, सूर्य के प्रकाश से देख रहे हैं सामने मध्याह्न है, सूर्यास्त है, फिर रात में मध्यरात है, पुनः सूर्योदय है। अर्थात यह परिभ्रमण के कारण होता है, अनुभव हमको होता है बच्चों। आगे हम चलते हैं तो बच्चों बताते हैं कि दिन भर में सूर्य की स्थिति तथा परछाई में आने वाले परिवर्तन की चर्चा करते हैं। तो बच्चों पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण परछाई की लंबाई और दिशा में परिवर्तन होता है। सुबह के समय लंबी तथा पश्चिम की ओर पड़ने वाली परछाई दोपहर के समय अत्यधिक छोटी तथा पैर के नीचे पड़ने वाली परछाई और सायंकाल के समय लंबी और पूर्व की ओर पड़ने वाली परछाई का हम अनुभव करते हैं। जैसा कि बच्चों आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है
कि हम देख रहे हैं सूर्य के सुबह की परछाई सुबह 8 बजे की लंबी है। जैसे जैसे दोपहर होता है परछाई छोटी होती जाती है। फिर दोपहर से जैसे जैसे शाम होता है बच्चों, वह परछाई धीरे धीरे 12 बजे, 2 बजे, फिर 4 बजे हम देखते हैं परछाई बड़ी हो जाती है। अर्थात सुबह से लेकर के दोपहर तक की परछाई छोटी होती है, फिर दोपहर से शाम की परछाई बड़ी होती जाती है। यह बच्चों पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण परछाई पर क्या परिवर्तन होता है उसकी जानकारी है। आगे हम चलते हैं तो प्रतिदिन सूर्य के पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने का आभास की बात है बच्चों। तो जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इसके कारण प्रतिदिन सूर्य के पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करता हुआ हमें आभास होता है। अब इसे हम बच्चों चित्र के द्वारा तो हमने स्पष्ट किया, अब हम आपको एक वीडियो के द्वारा भी स्पष्ट करेंगे बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, रेलगाड़ी में सफर करते समय रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति को चलती रेलगाड़ी तो अच्छी लग रही है, लेकिन सामने जो दिखता हुआ रेल की पटरी हम देख रहे हैं बच्चों, जो रेल की पटरियां हैं वह रेल की पटरी हम और पहाड़ पेड़ विपरीत दिशा में पीछे की तरफ देख रहे हैं भागते हुए आभास होते हैं। ठीक वैसे ही बच्चों पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सूर्य की विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का गति का आभास होता है। आगे हम बच्चों आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण जो पृथ्वी के पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखाएं क्रमशः सूर्य के सामने आती हैं और पूर्व की ओर 180 देशांतर रेखाएं अर्थात वह अंधेरे में रहती हैं। तो यह बच्चों आपको सूर्य के परिभ्रमण के दौरान तो हमने बताया बच्चों कि 360 देशांतर रेखाएं जो है वहां गुजरती हैं। इस तरह से बच्चों पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान कुल 180 पश्चिम की तरफ और 180 पूर्व की तरफ अर्थात 360 देशांतर रेखाएं सब गुजरती हैं। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, तो यह जानकारी आपको हो गई। आगे हम चलते हैं बच्चों, तो स्थानीय मान की जानकारी अर्थात पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान जब कोई देशांतर रेखा सूर्य के ठीक सामने आती है तब उस देशांतर रेखा के उस समय को दोपहर के 12 बजे अर्थात मध्याह्न कहते हैं। देशांतर रेखा के मध्याह्न के समय उस देशांतर रेखा का स्थानीय समय माना जाता है। जैसा कि बच्चों आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि सूर्य जिस देशांतर के सामने है अर्थात परिभ्रमण के दौरान देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने आती है तो उस देशांतर रेखा के उस समय को हम मध्याह्न कहते हैं और देशांतर रेखा के मध्याह्न का समय ही उस देशांतर रेखा का स्थानीय समय माना जाता है। बच्चों आपको बताएं कि किसी भी देशांतर रेखा का स्थानीय समय पूरा जो उत्तर से दक्षिण तक वह एक ही होता है। मध्याह्न के समय एक देशांतर रेखा पर अर्थात उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक सभी स्थानों पर अर्थात एक सा होता है। इसके कारण देशांतर रेखा पर सर्वत्र स्थानीय समय समान होता है। जैसा कि बच्चों आपको चित्र से भी स्पष्ट हो रहा है कि देशांतर रेखा पर किस तरह से सूर्य है, तो आपको इसके पहले भी मैं बताया बच्चों कि किसी देश का देशांतर रेखा वह पूरे देश का स्थानीय समय को बताता है। तो वैसे बच्चों यहाँ भी यह स्थानीय समय में आपको दोनों बातें क्लियर हो गई कि स्थानीय समय क्या होता है अर्थात देशांतर रेखा के मध्याह्न का समय उस देशांतर का स्थानीय समय माना जाता है और मध्याह्न का समय एक देशांतर रेखा पर एक सा होता है। उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के सभी स्थानों पर वह एक समान होता है। इसके कारण एक देशांतर रेखा पर सर्वत्र स्थानीय समय समान होता है। आगे बच्चों हम आगे देख रहे हैं, आपको
चित्र से एक स्पष्ट जानकारी हो रही है कि हम किस तरह से पृथ्वी पर जो यह ध्रुव का जो है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर जो परछाई की लंबाई और दिशा का मध्याह्न अर्थात स्थानीय समय का निश्चित करने में उपयोग नहीं होता है। यह बच्चों ध्यान से इस बात को मेन पॉइंट है कि उत्तर से दक्षिणी ध्रुव पर परछाई की लंबाई और दिशा का मध्याह्न समय निश्चित करने में उपयोग नहीं होता है। आपको चित्र में भी बगल में आपको दिखाई दे रहा बच्चों किस तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसकी जानकारी हम आगे भी आपको चर्चा करेंगे बच्चों। कैसे आप देखिए कैसे एक तरफ दक्षिणी पोल पर यदि 24 घंटे दिन है तो हम उत्तरी पोल पर देखते हैं बच्चों वह 24 घंटे रात है, अर्थात एक दूसरे का विपरीत होता है। यह जो है ध्रुवों पर जो दिन और रात की जानकारी होगी बच्चों। आगे हम चलते हैं, आपको दिखा रहे हैं बच्चों ठीक वही बातें कि कैसे दिन और रात नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि उत्तरी ध्रुव पर जो है दिन है और दक्षिणी ध्रुव पर रात, अर्थात किस तरह से डे और रात नाइट की बात है। और वही बात यहाँ आर्कटिक सर्कल अर्थात जो ध्रुव है ध्रुव पर किस तरह से सूर्य के प्रकाश का अर्थात किस तरह से वहां ध्रुवों पर काल मापन का जो है स्पष्ट यह चित्र कर रहा है बच्चों। तो यह ध्रुवों के काल मापन के संबंधित हुआ। आगे बच्चों वे कार्य है तो यह आपको आज का जो यह पाठ है यही समाप्त होता है वीडियो, जिसमें हम आपको पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं की जानकारी दिए, साथ में आपको पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधी जानकारी दी गई, दिनमान रातिमान एक दिवस क्या होता है उसकी जानकारी दी गई, ध्रुवों पर कैसे हम काल मापन करते हैं उसकी जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों आपको स्थानीय समय क्या होता है वह उसकी भी जानकारी आपको दी गई। तो इस तरह से बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी यह टॉपिक समझ गए होंगे। एजुकेशन बाय एके की नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल @_by_ak को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।